हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल है आप सभी के। मस्त। तो हम भी जबरदस्त। कैसी चल रही है तैयारी आपकी? बहुत प्यारी चल रही है, तो अच्छी बात है, ऐसी ही चलती रहनी चाहिए। आज हम अपने रसायन विज्ञान को समाप्त करने के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अभी तक अपनी तैयारी को जोर जबरदस्ती नहीं करा है। भाई अक्टूबर गुजर गया, नवंबर दिसंबर बचा है, जनवरी में आप नहीं पढ़ पाओगे। बहुत ठंड होती है और प्रैक्टिकल का प्रेशर होता है, अटेंडेंस का प्रेशर होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, इस महीने में तैयारी पर बिल्कुल पक्के तरीके से जुट जाइए। तो हम रसायन विज्ञान को लास्ट करने जा रहे हैं और कल से आपका फिजिक्स शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस विज्ञान की अगली वाली टॉपिक में आज चलेगा हमारा साबुनीकरण। ठीक है ना। अब साबुनीकरण चलेगा, तो साबुनीकरण आज बहुत प्यारी एक आसान लैंग्वेज में आपको ये समझ में आने वाला है। तो यार, तो बने रहेंगे मेरे साथ और देखते रहेंगे अपनी प्यारी सी वीडियो को। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जोड़ना भी ना भूलें। प्रत्येक व्यक्ति को, अपने दो दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना है, ताकि वो भी पढ़ पाए और तुम्हें कुछ बांध सके। जब तुम भेजोगे तो वो कहेगा मेरे काम की चीज भेज दी, तो वो तुम्हें भी थैंक यू बोलेगा। थैंक यू बोलेगा तो आपको खुशी होगी, और हमें भी एक लाइक लगाने से खुशी होती है। ठीक है ना। चलते हैं प्यारे बच्चों अपने साइंस की तरफ, जिसका नाम है, पाठ का नाम है चार कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पहला जो लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, साबुनीकरण। दो चीजें आपने पढ़ी, बहुत ही प्यारी चीज। ठीक है ना। तो चलते हैं साबुनीकरण पर। साबुनीकरण, साबुनीकरण से पहले देखना साबुन क्या होते हैं। तो बेटे, आज तक हमने साबुन, नहाना धोना तो काफी लगा हुआ है। ठीक है ना। नहाना धोना तो है, फिर भी तुम साबुन से नहाना शुरू कर देते हो। साबुन से लक्स से नहाएंगे, लक्स साबुन से नहाएंगे, लाइबो साबुन से नहाएंगे, डेटॉल साबुन से नहाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारी साबुन, बहुत ही प्रकार की साबुन आती है, तो उसमें लगाना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन साबुन होती क्या है, ठीक है ना, इसका सूत्र क्या है, बनती कैसे है। ठीक है ना। ये सारी बातें आज सीखेंगे हम इसमें। साबुन के प्रकार भी सीखेंगे, साबुन भी सीखेंगे, सारी चीज हम सीखेंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं इसी बात को लेकर। तो पहले साबुन देखते हैं। साबुन क्या होते हैं बेटे? वसा, या वसा तो जानते हो, वसा तेल या वसा, मतलब जो चिकनाहट होती है ना, उसी को हम वसा बोलते हैं। जिसमें चिकनाहट हो जाए, डालडा घी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या हमारी वसा होती है। जो वसा में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मान गए नहीं, आईयूपीएसी नहीं पढ़ी ना, पढ़ के देखो, उसमें पता चलेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH जो उपस्थित होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। तो यानी वसा के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, वसा के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी तेल या चिकनाई के मोनो, मोनो मतलब होता है एक, कार्बोक्सिलिक अम्ल COH, यानी वसा या तेल में जब एक अणु COH का हो, तो उस क्रिया, उसमें भी सोडियम के लवण हो, तो उसको बोलते हैं हम साबुन। कैसे होता है देख लेते हैं बेटे, पहले इसको जानना जरूरी है, तो लिखेंगे। होते हैं उच्च अणुभार वाले, मतलब इनमें बहुत उच्च, मतलब इनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है। उच्च अणुभार वाले, भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण को बेटे साबुन कहते हैं। लवण को साबुन कहते हैं। तो बेटे यहां पर भी आ सकता है कि साबुन क्या होते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि इनका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कितने अणु होते हैं, तो उच्च अणुभार वाले होते हैं, मतलब बहुत बड़े होते हैं। तो साबुन को जो अलग अलग तरीके से बनती है, तो उसमें अणुभार, वसा, तेल है, उसके अनुसार आगे अलग अलग कर दिया जाता है। तो बेटे इसे क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। अब आते हैं साबुन के प्रकार। साबुन के प्रकार, तो बेटे साबुन कैसे होती है? साबुन दो प्रकार की होती है। साबुन दो प्रकार की होती है। साबुन से तो देखा ना, कौन कौन से प्रकार की होती है, पता है आपको? कौन सी होती है? एक तो नहाने की होती है और एक कपड़े धोने की होती है। ठीक है ना, यही प्रकार आएगा। तीसरी बर्तन धोने वाली भी तो होती है। ठीक है ना। नहीं बेटे, साबुन नहाने धोने पर नहीं निर्भर करती,
इनमें कठोरता और मुलायमनेस के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है ना। अगर सोडियम वाली होगी तो वो अलग होगी, और जिसमें पोटेशियम लवण होगा वो अलग होगी। तो यानी पहले बता दिया, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण हो, सोडियम के हो या पोटेशियम के, तो इस प्रकार ये दो प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। पता है, नंबर 1 होती है बेटे मृदु साबुन। मृदु साबुन यानी जिसमें पोटेशियम के लवण उपस्थित होते हैं और वो जल के साथ आसानी से झाग बनाते, मतलब जल लगा एकदम झाग बना देती है, और पोटेशियम यानी के होना चाहिए, पोटेशियम के लवण उपस्थित होंगे, उसे बोलेंगे मृदु साबुन। यानी वे साबुन वे साबुन जिनमें पोटेशियम लवण उपस्थित होते हैं, वे साबुन जिनमें पोटेशियम लवण उपस्थित होते हैं और जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं। मृदु साबुन कहलाते हैं बेटे। ठीक है ना, आसानी से झाग उत्पन्न कर देंगे, उन्हें कहेंगे मृदु साबुन कहलाते हैं। ठीक। नंबर 2 कठोर साबुन। कठोर साबुन क्या होती है बेटे, यानी वे साबुन जिसमें बस पोटेशियम की जगह हमें लिखना सोडियम, और आसानी से नहीं झाग उत्पन्न नहीं करती, यानी बिल्कुल वे लिखेंगे वे साबुन जिनमें सोडियम लवण उपस्थित होते हैं तथा जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करते। हैं, कठोर साबुन कहलाते हैं। कठोर साबुन कहलाते हैं। समझ में आ गई बात पूरा। यानी जिसमें झाग घोलोगे तो नहाने वाली साबुन एकदम पानी डालते हैं जो हम लगाते हैं एकदम झाग उत्पन्न होते हैं, लेकिन कपड़े धोने वाले झाग को उससे ज्यादा रगड़ना पड़ता है जब जाके झाग उत्पन्न होते हैं। तो कपड़े धोने वाली साबुन को कठोर साबुन बोलते हैं और नहाने वाली साबुन को मृदु साबुन बोलते हैं। इसमें पोटेशियम लवण उपस्थित होते हैं, इसमें सोडियम लवण उपस्थित होते हैं। जितनी भी बेटे साबुन बनाई जाती है सब इसी प्रोसीजर में बनाई जाती है। जैसे अब बनाएंगे साबुनीकरण चलेगा, और उसमें बस उनमें कुछ यानी गुलाब वाली, तो उसमें गुलाब के खुशबू डाल दी जाती है हल्की सी, किसी में ग्लिसरीन की मात्रा ज्यादा कर देते हैं, किसी में ग्लिसरीन की मात्रा कम कर देते हैं, तो ये तरह तरह की साबुन उसी में बनती है। ठीक है ना बेटा। तो बेटे इस प्रकार होगा। अब एडिट डालते हैं अच्छे साबुन के गुण, यानी साबुन के गुण। साबुन के गुण तो देखो बेटे, साबुन के गुण क्या होगा, तो नंबर 1 साबुन चिकनी और मुलायम होनी चाहिए। नहीं, चिकनी और मुलायम, जितनी चिकनी और मुलायम होगी उतनी ही ज्यादा हम साबुन को पसंद करेंगे। चिकनी और मुलायम होनी चाहिए। ठीक है ना। नंबर 2 जब हम साबुन लाते हैं तो किस लिए लगाते हैं, साबुन साफ होने के लिए। साफ होने के बाद जो कीटाणु सब अलग हो जाए, तो ये कीटाणुनाशक भी होनी चाहिए, यानी साबुन कीटाणुनाशक होनी चाहिए। साबुन कीटाणुनाशक होनी चाहिए। नंबर 3 क्या होगा, मतलब साबुन को जब लाते हैं, अगर हम नहा के हमारी त्वचा अगर वो हो जाए, क्या हो जाए, खुद रेसी हो जाए, तो गड़बड़ी ना हो जाएगी।
तो साबुन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे त्वचा को फाड़े ना। तो उसमें क्या होती है, हमारी ग्लिसरीन मिली होती है, तो ग्लिसरीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मतलब साबुन ग्लिसरीन युक्त होनी चाहिए। होनी चाहिए। अब साबुन ग्लिसरीन युक्त तो होगी, सही बात है इस बात की, लेकिन अगर साबुन खरीदने जाए और 100-150 रुपए की मिले, 100 रुपए की, 125 रुपए की, तो ये भी तो गलत है। तो अच्छी साबुन के गुण क्या होनी चाहिए, साबुन सस्ती भी होनी चाहिए। अगला नंबर है बेटे, साबुन सस्ती होनी चाहिए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका साबुन। आज जो साबुन का टॉपिक है आपका साबुन हो गया। अब चलते हैं साबुनीकरण। ये साबुनीकरण क्या होता है, ठीक। चलिए बेटे, साबुनीकरण, साबुनीकरण कुछ नहीं, साबुन को बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है ना। साबुन को बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब मुसीबत ये है कि साबुन बनते किससे, मैंने अभी बताया था साबुन क्या होते हैं, वसा अम्लों के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो यानी वसा अम्लों से बनाई जाती है, वसा से बनाई जाएगी, वसा के जितने भी अम्ल होंगे, चिकनाहट जितनी भी होंगी, उन चीजों से बनाई जाती है। ठीक है ना। जो प्राकृतिक तेल होती है, तेल वगैरह होते हैं, उनसे बनाई जाती है सारी की सारी। ठीक है बेटे, साबुनीकरण। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि क्या होती है। पहले बनाना वो सीख लें, इसको देख साबुनीकरण किसे कहते हैं। यानी सीधी बात है, वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को, ग्लिसरॉल एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होती है। साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होती है। ठीक है ना बच्चों, साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होती है। इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। समझ में ना। करने पर साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होती है, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे, साबुनीकरण बोलते हैं। अब साबुनीकरण कैसे बनता है इसका देखते हैं। तो यहाँ बोलते हैं साबुन का निर्माण, साबुनीकरण करते हैं। अब बनाते कैसे हैं बेटे, बनाने के लिए इसका एक सूत्र है जो बहुत ही बड़ा होता है, उसको याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने बताया ना, हमारे जो चैनल पर हमेशा ट्रिक बताई जाती है, ट्रिक्स के माध्यम से हम सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटे। पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र, सिरके का सूत्र बताइए, याद है, CH3COH। सिरके का सूत्र क्या है, CH3COOH, CH3COOH। क्या सूत्र है सिरके का, CH3COH। यानी हमारा सूत्र बनेगा आपका CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल या सिरके का सूत्र है। अब क्या करना है, इसको 3 बार लिखना है, ऊपर नीचे 3 बार लिख दीजिए नीचे को। तो यहां भी लिख दीजिए CH3COOH, यहां भी लिख दीजिए CH3COOH। ठीक, लिख दिया बेटे। और जब इसके बाद वाला जो H है वहां से हटा के आप लगा देंगे R। क्या लगाएंगे, R। क्या लगाएंगे बेटे, R लगाएंगे। क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। अब देखो एस्टर बोला था ना, COH जहां पर आता है वो एस्टर होता है। इसे छोड़ो, हमने एसिटिक अम्ल लिख रहा, वहां से H हटा के हमने क्या लगा दिया, R लगा दिया। तो ये हमारा अब वसा का सूत्र बनने वाला। बस कार्बन की संयोजकता पूरी कर ले। IUPAC अगर आपने पढ़ी है तो मैंने बताया, कार्बन अपनी संयोजकता चार तत्वों के बॉन्डों से पूरी करता है। अगर जितने भी बॉन्ड वहां पर होंगे तो वहां पर उसमें H लगा देगा, जितने बॉन्ड कम होंगे, और जितने ज्यादा होंगे H हटाता चला जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं बेटे, अगर हम इन दोनों के बीच में क्या लगाएं, H लगाएं। ठीक, ये हो गया। तो देखो एक बॉन्ड ये रहा, तो एक कार्बन का एक ही रहा, 4 थे, 4 में से 2 बॉन्ड हो गए, तो कितने आने चाहिए, यहाँ पर 2 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए बेटे। ठीक, 1 2 3 बॉन्ड आगे आना चाहिए, कितना, एक H आना चाहिए। दो देखो बन गया, 1 2 2, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमें, 2 बॉन्ड। तो बेटे ये बन गया वसा अम्लों का सूत्र, वसा या तेल।
वसा या तेल का सूत्र बन गया। समझ में आई बात को? एक बार और दोबारा सीखते हैं। देखो मैंने बताया एसिटिक अम्ल यानी सिरका CH3COOH 3 बार लिख दीजिए। ठीक, H को हटा के क्या लगा देंगे हम यहाँ पर R लगा देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी पहचान हुई। अब बॉन्ड लगाएंगे एक एक, बॉन्ड यहाँ भी लगा हुआ होता है। ठीक, अब इसके बॉन्ड पूरे करेंगे, एक और एक दो, तो दो यहाँ पर दो आना चाहिए। H के 4 होते हैं ना कार्बन के, दो हमारे पास आएंगे तो दो हाइड्रोजन, एक दो तीन तो एक हाइड्रोजन, एक दो तीन दो, तो यहाँ पर एक दो दो बन गया। तो बेटे ये किसका तेल हो गया, सूत्र हो गया, तेल का सूत्र हो गया। ठीक है ना। अब R बराबर क्या होता है बेटी, कार्बन की श्रृंखला होती है, इसे एल्किल बोलते हैं इंग्लिश में। जो एल्केन होती है ना कार्बन की श्रृंखला, कुछ भी हो जाए, मतलब बहुत सारी CH3 CH2 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 चलती चली जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो होता है R जो होता है बेटे हमारा C17H35 होता है। क्या होता है, C17H35 होता है, C17H35 होता है, C17H35 होता है। अब बेटे हम R की जगह क्या लगा देंगे, C17H35 लगा देंगे। C17H35 जोड़ देंगे। लो जी सर, जहां हमारा R था वहां पर हम C17H35 जोड़ देंगे। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो अब ये समझ में आ गया। अब ये हुआ तेल या वसा का सूत्र, तेल या वसा का सूत्र अब ये पूर्ण रूप से बन गया। ठीक है ना। अब इस पे करते हैं हम क्रिया कराते हैं बेटे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसी की भी कराइए आप, तो KOH। अब ये 3 अणु है तो हम 3 ही लेंगे, KOH। ठीक है ना। अब यहां से लेके बस इसको बाहर निकाल दीजिए। देखो ये निकाल दीजिए। तो देखो बेटे के हमारा पहले आ जाएगा, बाकी सब इसमें आ जाएगा। नहीं, पहले इसको लिखेंगे उल्टा करके लिखेंगे, C17CO के, C17H35 CO, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटे के। तो ये कितने हमारे बेटा बेटे, एक बना ये वाला, एक ये बना, एक ये बना, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। तो बेटे यही है आपके साबुन का सूत्र प्लस, अब जो बचा हुआ उससे लिख देंगे। देखो CH2OH CHOH और यहाँ पर CH2OH बेटे, CH2OH CHOH CH2OH, ये बेटे ये क्या बन गया आपका ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन का सूत्र हो गया। तो हमें देखो अगर हम इनको याद करेंगे तो याद नहीं आएंगे, लेकिन अगर इस ट्रिक से हम सीखे तो हमारा बिल्कुल हो जाता है। तो इस क्रिया को ही हम बोलते हैं पूरी की पूरी साबुनीकरण अभिक्रिया। तो समझ में आ गया बात को। तो ये हो गया आपका इसमें। तो अब चलते बेटे साबुन की स्वच्छीकारक अभिक्रिया पर, जिसमें क्वेश्चन एक मिसेल का भी आ जाए, साबुन की स्वच्छीकारक अभिक्रिया क्या है, या मिसेल को चित्र से ही समझाइए। तो बिल्कुल दोनों चीज एक ही में आ जाती है और एक के अनुसार ही सब कुछ काम हो जाता है। तो चलिए बेटे अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर चलता है साबुन की स्वच्छीकारक अभिक्रिया या मिसेल का निर्माण। दोनों एक ही भाग में आता है, मिसेल का आ जाए या आ जाए साबुन की स्वच्छीकारक, दोनों पूरा का पूरा लिखना है तो ऐसे ही हो जाएगा। तो पहले हम इसमें सीखते हैं। तो बेटे हमारी साबुन की जो अभिक्रिया थी C17H35 COO के थी, या सोडियम ले लो, जो भी ले, हम सोडियम भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप के ले। ठीक है ना। तो ये वाली अभिक्रिया थी। तो ये अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी जगह ये किसकी जगह लिया था हमने, आर की जगह, COON नहीं लिखेंगे, इतना लंबा ना लिखे, आर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात है, तो बेटे साबुन की अगर हम अभिक्रिया को देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो ये दो भागों में बनी होती है। एक तो होती है RCOO माइनस में, और एक होती है Na से। ठीक है ना। तो इसको देखो, ये वाली जो श्रृंखला है वो बिल्कुल ऐसे हार्ट बीट की तरह लगी होती है, कि कार्बन जुड़े होंगे बहुत सारी लंबी श्रृंखला में। ठीक है ना। और ये सोडियम जो होता है एक इस रूप में लगा होता है। ठीक है ना। तो यानी जो हमारी साबुन जो है वो दो भागों में टूटी होती है, एक तो इस वाले भागों में एल्किल में जो माइनस में होता है, और ये प्लस में होता है। ठीक है ना। और जो ये प्लस वाली श्रृंखला अगर इसको देखें इस श्रृंखला को, तो ये हार्ट बीट की तरह कार्य करती है, हार्ट बीट की तरह। अब इसको बोलते हैं जल विरागी, इस सिरे को बोलते हैं जल रागी। मतलब अगर हम इसे पानी में घोलें तो ये जल से दूर भागने की क्रिया करेगा,
और जल रागी ये जल में घुलने की क्रिया करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं जल विरागी और ये जल रागी। ठीक है ना। अब इस बात को ही समझ में आ जाएगा कि जब हम इसे घोलेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगी, जल विरागी और जल रागी में। ठीक, इसी बात को समझ के हमें पूरा लिखना और बाकी सब इसमें समझ में आता है। तो सीधी बात है, साबुन को कहाँ डालेंगे? पानी में। यानी इसका मतलब ये होगा जब साबुन को पानी में डाला जाता है। पहले एक लाइन लिख देते हैं, साबुन एक लंबी हाइड्रोकार्बन साबुन एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। कार्बन की हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो यह दो भागों में आयनित हो जाता है। तो यह दो भागों में आयनित हो जाता है। एक हाइड्रोकार्बन कार्बन आयन श्रृंखला जिसे जल विरागी कहते हैं, जल विरागी कहते हैं। तथा दूसरा सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जिसे जल रागी कहा जाता है। ठीक है ना। यानी दो भागों में आयनित हो गया, एक हाइड्रोजन कार्बन की श्रृंखला जिसे जल रागी कहेंगे और दूसरा सोडियम पोटेशियम आयन की श्रृंखला जिसे जल विरागी कहेंगे। जल रागी हमेशा जो होता है पता चल गया, जब जल विरागी तो जल से दूर भाग गए, तो यहाँ लिखेंगे जल विरागी शिला जल से बाहर की ओर तथा जल रागी सिरा केंद्र की ओर एकत्रित होने लगते हैं। एकत्रित होने लगते हैं जिस कारण जल के अंदर एक विशेष प्रकार की रचना बनती है, जिस कारण जल के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, जिसे मिसेल कहा जाता है। मिसेल कहा जाता है। अब बेटे संरचना मिसेल कहा जाता है। अब इसी बात को देखना कि संरचना बनती कैसी है। संरचना देखो, अगर यहाँ पर कोई दाग धब्बा है तो ये इसका केंद्र हो गया, तो ये इस पर हार्ट बीट की तरह कार्य करेगी। बताइए ना, तो श्रृंखला टूट जाती है, तो ये बेचारी इस तरीके से हार्ट बीट की तरह कार्य करती रहेगी और एक प्रकार की गोल संरचना बन जाएगी। ठीक, और बताया था बाहर की तरफ क्या रहेंगे आपके ये सोडियम आयन।
तो देखो बेटे, तो इस प्रकार की संरचना होती है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटे, मिसेल। मतलब ये केंद्र धाक धब्बा होगा तो सारे के सारे, क्योंकि जल विरागी होते हैं तो जल से भाग के उसमें धाक धब्बों पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जल विरागी होता है तो जल के चारों तरफ कोनों पे इकट्ठा होता है। और जैसे इसमें इकट्ठा होता है तो इसी में क्या हो जाता है, इमल्सन पैदा हो जाता है। इमल्सन का मतलब होता है बेटे झाग। इसलिए जब इसमें इकट्ठा करते हैं या उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं तो सीधी बात है, यहाँ पर क्या होने लगते हैं, झाग उत्पन्न होने लगते हैं। और जैसे ही झाग उत्पन्न होते हैं तो ये धूल के कणों को अपने साथ एकत्रित कर लेते हैं, और पानी के साथ जल रागी होते हैं, सारे के सारे जल विरागी होते हैं, पानी के साथ ही बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा क्या हो जाता है, हमारा साफ हो जाता है। तो इसके नीचे दो लाइनें हो रहे हैं, तो पहले इसको उतारिएगा, फिर उसके नीचे बाद में दो लाइनें। ठीक है, आप तो इसे रफ कर दे। मिसेल के कारण जल में इमल्सन उत्पन्न हो जाता है। जल में इमल्सन, इमल्सन तो समझ गया ना, झाग को बोलते हैं। जल में इमल्सन उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है जब इमल्सन धूल या गंदगी, धूल या तेल के दाग धब्बों, धब्बों के संपर्क में आते हैं। तो ये धूल के कण, धूल के कण कहाँ, मिसेल के केंद्र की ओर, मिसेल के केंद्र की ओर, अंदर की ओर, मिसेल के केंद्र की ओर एकत्रित होने लगते हैं। हो जाते हैं, हो जाते हैं तथा पानी के साथ, तथा पानी डालने पर ये कपड़ों से अलग हो जाती है। ये कपड़ों से अलग हो जाती है। कपड़ों से क्या हो जाते हैं बेटे, अलग हो जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यानी कपड़े को अगर साफ करने के लिए आता है तो यहाँ ये दो तीन लाइनें और लिख देंगे, नहीं आता है तो मिसेल तक लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब चलेगी आपकी भौतिक विज्ञान, जिसे बोलते हैं हम फिजिक्स। तो उसका बेस आप जरूर सीखें और जरूर देखें, क्योंकि बेस अगर हम सीख गए तो फिजिक्स में हमें कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। आपको अगली वीडियो में फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा और बेसिक से हीरो बनाया जाएगा कि हम आंकिक प्रश्न को कैसे करें, कैसे समझें, कैसे गुणा भाग होती है, कैसे हम काटाफेटी करते हैं, किस समय को क्या रखना है, कैसे क्या होता है। मैथ वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन बेटे इस वीडियो को मेरे बायोलॉजी वाले बच्चे देखते हैं जिनमें मैथ नहीं होता, उनमें सूत्र में मान रखना भी उनके लिए टेढ़ी खीर हो जाती है। तो फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक की वीडियो आपको बहुत जरूरी देखनी है, तो उसको देखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें भी अपना सपोर्ट देते रहें। तो जोड़ते रहिए अपने अपने साथियों को, और वादा रहा आपसे कि अब की बार यूपी बोर्ड में 95% लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है ना, ओके बाय।